नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। दूरसंचार क्रांति के दौर में अगर देश में सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाली कंपनी ही घाटे में चल रही हो तो यकीनन सवाल उठेंगे। लाजमी है, बात बीएसएनएल की हो रही है, जो देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है। विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाओं से लैस बीएसएनएल के उपभोक्ताओं का रुझान लगातार घट रहा है, जिसके चलते नतीजा यह है कि कभी बेहद मुनाफे वाली ये सरकारी कंपनी घाटे से जूझ रही है। सवाल यह कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसके लिए कुप्रबंधन जिम्मेदार है या फिर कोई और वजह है? आज इस खास पेशकश में हम समझने की कोशिश करेंगे। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 2 दिनों की इस हड़ताल की वजह निगम का घाटा और सर्विसेज को लेकर कथित तौर पर सरकार का लापरवाह रवैया है। अब सवाल ये कि आखिर देश में सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे ज्यादा हाईटेक मशीनरी से लैस बीएसएनएल खस्ता हाल क्यों है? क्या घाटे में डूबती जा रही इस सरकारी कंपनी की दुर्दशा के लिए सिर्फ लापरवाही जिम्मेदार है या फिर बात कुछ और ही है? पहले सुनिए बीएसएनएल की सर्विसेज को लेकर आप लोगों की राय, फिर आगे की बात करते हैं। नहीं, कोई सर्विस में बात है, जब भी जाते हैं वो देखना पड़ता है। कभी लाइनमैन नहीं है, कभी वहाँ पे काम करने वाला नहीं है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बीएसएनएल की सर्विस इतनी व्यवस्था खराब हो गई है डॉट फोन की कि महीनों तक भी उसकी जो है लाइन तार टूट जाते हैं, कोई सही करने वाला नहीं आ पाता। शिकायत करने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती। साल 2000 में 40,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ शुरू हुई सरकारी कंपनी बीएसएनएल की हालत बाजार में कंपटीशन बढ़ने के साथ ही खराब होती चली गई। इसकी बड़ी वजह बताई जाती है बीएसएनएल के अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच साठगांठ। आरोप लगते हैं कि बीएसएनएल के बड़े अधिकारी जानबूझकर सर्विसेज को खराब रखते हैं, जिसके बदले उन्हें प्राइवेट कंपनियों से मिलती है मोटी रकम और रिटायरमेंट प्लान की गारंटी। मौजूदा वक्त में बीएसएनएल के कई पूर्व कर्मचारी और अधिकारी प्राइवेट कंपनियों में मलाईदार पदों पर बैठे मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। हमारे यहाँ के रिटायर अधिकारी बाहर जाकर के दूसरी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, हमारी लूप होल देते हैं। हालांकि बाद में इस तरह की पॉलिसी ये बनाई गई कि यहाँ से रिटायर होने के बाद 2 साल बाद आप नौकरी नहीं कर सकते किसी प्राइवेट कंपनी में। उसी तरह का संचार मंत्रालय जैसी कंपनी में संचार देने वाली, संचार प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में काम नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 साल नाकाफी है, क्योंकि लोग वो नाम से अपने भले न करते हो लेकिन उनको एडवाइजर बन जाते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है कि वो बाद में 1-2 साल के बाद वो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हैं। प्राइवेट कंपनी जब वो ज्वाइन करते हैं तो नेचुरली उनके पास पूरा डाटा बैंक यहाँ का बीएसएनएल का होता है। उनको पता होता है कि बीएसएनएल की कहाँ खामियां हो सकती हैं या कहाँ उनका स्ट्रांग बेस है। उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित जरूर करते हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों के एजेंटों के बीच साठगांठ की खुली तस्वीर देखनी है तो नोएडा के सेक्टर 19 स्थित बीएसएनएल हेड ऑफिस के बाहर की इन तस्वीरों पर गौर करिए। यहाँ खुलेआम प्राइवेट कंपनियों के स्टॉल लगे आपको मिल जाएंगे। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बीएसएनएल के कर्मचारी जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटे रहते हैं। यहाँ के उच्च अफसर ज्वाइन करने के बाद, लेकिन सारे अफसर नहीं, चंद अफसर, मैंने पहले बात कहा, देश के चंद अफसरों ने जिसकी साठगांठ हमारे मिनिस्टर से हुई, हमारे भारत सरकार से हुई, उन अफसरों की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने इसका फायदा उठाया, बीएसएनएल को ध्वस्त करने का प्रयास किया। आज उनका प्रयास यही चल रहा है, यही नहीं चल रहा। हालत यह है कि बीएसएनएल के भीतर लगे भ्रष्टाचार के दीमक ने इस सरकारी कंपनी को खोखला बनाकर रख दिया है। एक ओर 6,000 करोड़ का भारी घाटा है तो दूसरी ओर स्टाफ की भारी कमी। नतीजन सर्विसेज बेहाल हैं और उपभोक्ता बीएसएनएल का मोह छोड़ प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं। बीएसएनएल की सेवा किसी टाइम में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ समय से बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी हाल में ही मैंने अपना 11 साल पुराना कनेक्शन कटवाया है। यानी संसाधनों के बाद भी इतनी बड़ी सरकारी कंपनी को चलाने के लिए ना तो कोई सही नीति नजर आती है और ना ही इसके नुमाइंदों की नीयत ठीक दिखती है। सवाल ये कि आखिर ऐसे वक्त में जबकि टेलीकॉम सेक्टर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, बीएसएनएल के भीतर चल रहे करप्शन के खेल पर सरकार की नजर क्यों नहीं जा रही? आखिर क्यों इस संस्था को
भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज फेडरेशन के उपाध्यक्ष ओपी शर्मा जी हैं, बीएसएनएल मजदूर संघ के नेता वीरेंद्र सिंह जी हैं, कानपुर से मेरे साथ जुड़े हैं यूपी बीएसएनएल यूनियन के अध्यक्ष डीएन त्रिपाठी जी। आप सबका बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बीएसएनएल के भीतर बन गई है, क्या सिर्फ इसमें अधिकारी ही दोषी हैं या फिर राजनीति और इन अधिकारियों का गठजोड़ इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि इसमें ज्यादातर जो हम आपको बताएं कि अधिकारी जो आईटीएक्स ऑफिसर है हमारे बीएसएनएल में जो अपॉइंटमेंट की है गवर्नमेंट ने, वो दोषी ज्यादा है। उनकी मॉनिटरिंग, उनकी वर्किंग, उनकी गवर्नमेंट उनको रेगुलर करती है बीएसएनएल में, तो रेगुलर करे, गवर्नमेंट रखे उनको बीएसएनएल में। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है कि पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या किया कि उनको रखा है बीएसएनएल में और उनको अलग से एक पहचान बनाई है आईटीएक्स की। वो क्या करते हैं कि वो अपना फायदा देखते हैं, वो मॉनिटर ज्यादा नहीं करते वर्क को कि कौन क्या कर रहा है, निचले वाले ऑफिसर क्या कर रहे हैं, नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अपना फायदा देखते हैं कि हमारा फायदा किस तरह हो, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉय ऑफ द बीएसएनएल। गवर्नमेंट को पहले ये चाहिए कि वो बीएसएनएल में मर्ज हों या उनको बाहर करे बीएसएनएल से बाहर करे, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। इनकी जो पहचान है वो किस तरीके की है? वो आईटीएक्स इंडियन टेक्निकल सर्विसेज में ये लोग हैं। डीजीएम से ऊपर के रैंक के आदमी है, जीएम लेवल के रैंक है, सीएमडी है, उसमें डायरेक्टर बोर्ड है, सारे अधिकारी इस तरह के हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि उनको मर्ज करे बीएसएनएल में या उनको बाहर करे, ताकि हम फ्री हों और हमें पॉलिसी मैटर मिले और ताकत दे हम। ये स्ट्राइक जो हमने की है बीएसएनएल को बचाने के लिए की है, इसमें एम्प्लॉइज का किसी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने पिछली कोई डिमांड नहीं रखी हमने। ठीक है, आपने पिछली सरकार का जिक्र किया है। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार में यानी यूपीए की सरकार में जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, आरोप ये भी था कि उन्होंने अपने घर में 650-700 लाइनों का पूरा एक्सचेंज ही चालू करवा रखा था और तरह तरीके के उनके ऊपर आरोप हैं। क्या ये जो जिन आईटीएक्स की बात कर रहे हैं शर्मा जी, ये बेसिकली इसीलिए रखे गए थे ताकि यहां के लूप होल वहां जोड़े जा सकें और ये पूरा काम आगे बढ़ाया जा सके? मैं जवाब दे दूं उसका? हाँ आप ही दो। ठीक है, आप ही बता। एक्चुअली क्या था, ये दिस वाज अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। मैं ये कहूंगा कि ये जो मंत्री थे हमारे और दूसरे लोग थे जो इनके सारा कुनबा था उस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी प्लस दिस तमिलनाडु की जो पार्टी थी, उन्होंने ये ऐसा रचा था और उनकी सेहत से सारा ये कुछ हुआ। इतनी लाइनें दी, ए राजा को दी, उसको दी, रिश्तेदारों को दी, नेटवर्क चला दिया, एक सिस्टम बना दिया, वहां सारा कम्युनिकेशन का सारा वहीं लगा दिया, जो ब्रॉडबैंड वहीं दे दिए, लीज लैंड वहीं दे दी, डाटा सर्किट वहीं दे दिए। तो ये सारी इनकी शय थी कांग्रेस गवर्नमेंट और इनकी, जिसकी वजह से आज वो भुगतान हमको करना पड़ रहा है। आज बीएसएनएल में जो घाटा हो रहा है, जो हम जिसके पछतावा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि पैसे की कमी है हमारे पास, फंड नहीं है हमारे पास। बीएसएनएल ने 2005 तक 10,000 करोड़ रुपया कमा के सरकार को दिया, ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद कमाई हमारी क्यों घटी? क्योंकि सरकार जो कांग्रेस की थी या दूसरी सरकार थी, उसने बीएसएनएल को हेल्प नहीं किया। हमने 15 बार ऐसी स्ट्राइक की है जिससे कि आईटीएक्स को हटाने की बात की है, लेकिन नहीं हटाया। और आईटीएक्स ना हटाने की वजह से क्या हुआ कि आज वो आईटीएक्स हटते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको अपनी तरीके के बेनिफिट हैं। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। मैं चलता हूं, बीएसएनएल यूनियन के हमारे साथ अध्यक्ष हैं यूपी के डीएन त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बन गई है, क्या आपको लगता है कि सरकार की अगर मंशा हो तो इससे उबरा जा सकता है? लेकिन जिस तरीके का बेनिफिट केवल वो अधिकारी नहीं, जाहिर सी बात है कि ये चीजें कहीं और भी जा रही होंगी, उसको लेकर के है, उसमें कहीं रोकथाम हो पाएगी? जहां तक मेरी समझ है, ये निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक षड्यंत्र और साथ में हमारे टॉप ऑफिसर्स की मिलीभगत है। अच्छा। और भारत का जो नेटवर्क है, संचार व्यवस्था है, वो इन दोनों के वजह से है। राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा जब जब साझा सरकारें बनी हैं, साझा सरकारें बनने के बाद छोटी पार्टियां जब केंद्र सरकार में हिस्सेदारी करती हैं, तो उसमें उनको संचार मंत्रालय ही लेने की क्यों बड़ी इच्छा होती है। संचार मंत्रालय को चारागाह इन्होंने समझ रखा है, और वो चाहे पंडित सुखराम के जमाने का हो चाहे वर्तमान में,
जितने जितने भी लोग बने हैं सब के सब संचार विभाग से कमाने के अलावा इसके उद्धार के लिए कभी नहीं सोची, और यहां तक स्थिति आ गई कि इसको सरकारी कंपनी से हटा करके निजी हाथों में जाने के लिए कुचक्र रचा जाने लगा। और ये कुचक्र इस हद तक पहुंच गया कि आपको याद होगा बहुत पहले एक बार हमारे डायरेक्टर महोदया और संचार मंत्री जी दोनों जी जेल की हवा खा चुके हैं, ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल। आज के दौर में जो दोहरी व्यवस्था संचार मंत्रालय के जो हेड हैं उनके हिसाब से ITS जिन्हें अभी शर्मा जी ने बताया वो मौजूद हैं, और दूसरी उसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी हैं। इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो निसंदेह इससे उबरा जा सकता है। और भारत की जो दशा है, आपने भी कुछ दिनों पहले आपके ही चैनल में ये बताया जा रहा बराबर कि जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का नेटवर्क है वो अन्य विकसित देशों से कई गुना पीछे है। लेकिन भारत में संचार नेटवर्क की ये दशा का कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि अपने हित साधक लोग, ठीक है, वो अपना फायदा देखते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे में जो यूनियन है वो क्या चाहती है, किस तरीके से इस पूरी स्थिति से बाहर निकला जाए? यूनियन तो यही चाहती है कि वे किसी भी तरीके से अपने मैनेजमेंट पे कोई कंडीशंस रखी जाए ताकि ये लॉस ना हो। 2005 के बाद गवर्नमेंट भी मतलब चाहे तो इन ऑफिसर्स पे कंडीशन लगा सकती है कि आप मतलब नुकसान ना होने दें, अपनी जिम्मेवारी निभाएं। हर क्षेत्र में आप मतलब उन पर ये कंडीशंस रखी जाएं कि आप कनेक्शंस जो हमारे कट रहे हैं, कंज्यूमर्स क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह है कि इतना बड़ा पूरे एशिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 का ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके पास मामूली चीजें नहीं मिल रही, तो इसकी कमी कौन पूरी करेगा? इधर गवर्नमेंट या ऊपर मैनेजमेंट्स में बैठे लोग हैं, तो वो नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्या कमी है? नहीं, आदरणीय रविशंकर जी को अभी मैं नहीं समझता कि उनको पूरी जानकारी मिली नहीं है डिपार्टमेंट की। उनको अच्छा, क्यों नहीं मिली है? ठीक है, डिपार्टमेंट की जानकारी यदि वो यूनियन के लीडर से बात करेंगे हाँ, तो मैं समझता हूं कि उनको पूरी जानकारी अंदर की मिलेगी। अच्छा, ठीक है। और अंदर की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं आता हूं, बात क्यों नहीं कर पा रहे? बात आई डोंट नो, वो बिजी हैं क्या है। कई बार अपार्टमेंट कोशिश की हमने समझाने की कि भाई किसी तरह उनको बताया जाए कि दिस इज दी प्रॉब्लम इन BSNL, IT से हटाया जाए, रिक्रूटमेंट की जाए, नेटवर्क को हमके पैसा दिया जाए ताकि इक्विपमेंट हम खरीदें। इक्विपमेंट खरीदेंगे नहीं तो हम सिस्टम कैसे लगाएंगे? आज प्राइवेट ऑपरेटर के पास 4G है, हमारे पास नहीं है, बिकॉज पैसा नहीं है हमारे पास। 4G हम अवेलेबल नहीं करा सकते मार्केट में। 4G ना होने की वजह से सब्सक्राइबर कट के प्राइवेट के पास जाता है। गांव में हम टेलीफोन नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, पैसा है हमारे पास है नहीं। हम और आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र किया कि मंत्री जी कुछ करना चाहते भी हो तो उन्हें समय नहीं मिलता, मैं जानना चाहूंगा कि यूनियंस को या BSNL के अधिकारियों को आखिर क्यों समय नहीं मिल रहा होगा? कोई तो मजबूरी होगी। आप लोग इतनी हड़ताल करते हैं, कई बार अपॉइंटमेंट मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, ना मिलने का क्या कारण होगा? मैं इसका जवाब देता हूं आपको। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 डायरेक्टर होते हैं BSNL में, एक CMD होता है। आज दुर्भाग्य से हमारे पास 2 या 3 डायरेक्टर हैं। पूरी डायरेक्टर की एक टीम ही नहीं है हमारे पास। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कोई पॉलिसी मैटर को। CMD हैंडीकैप्ड है, ही हैज टू गो टू DOT सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है बार बार उसको। किसी भी इश्यू के लिए, कोई छोटा इश्यू, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई बात करनी है, तो ही हैज टू गो टू DOT सेक्रेटरी, जिससे कि हमें हैंडीकैप रहना पड़ता है। डायरेक्टर की आपके पास लेवल ही नहीं। आप वीरेंद्र जी बता रहे थे कि शर्तों के साथ जो अपॉइंटमेंट हो भी रहा है, शर्तों के साथ हो, क्या है शर्तें? नहीं, कंडीशंस तो लगाएंगे भाई। काम करने के लिए अब हमारे अधिकारी हैं तो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि हमारा जो रनिंग डाउन कंडीशन है उसके लिए जिम्मेवार मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट है। कर्मचारी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आप उन पे कंडीशंस लगाएं कि भाई कैसे काम नहीं बढ़ेगा। जब आप जिम्मेवारी समझेंगे कि काम हमने बढ़ाना ही है और एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि आपने इतना काम करना ही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, DN त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि दरअसल वो अधिकारी जो इस समय यहां तैनात हैं BSNL में और रिटायरमेंट के बाद, या उनके लड़के बच्चे वगैरह वगैरह, चूंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाकर के खेलने के लिए उतारू हैं, उत्सुक हैं और उनको फायदा मिल भी रहा है जैसा आरोप लगा है,
तो आपको लगता है कि इस स्थिति से उबरना फिलहाल मुश्किल है, या आपको लगता है कि इस सरकार में कुछ हो सकता है? देखिए, पहले ही हमने शिखर जी कहा था कि अगर गवर्नमेंट की बिल पावर हो, सरकार की बिल पावर हो, तो कोई भी समस्या मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे अभी साथी भाई ने कहा कि अभी हमारे संचार मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक मेरी समझ है 10 माह की सरकार हो गई है और बराबर स्ट्राइक का नोटिस दिए हुए आज 5-6 महीने बीत रहे हैं। इस पे अगर गंभीरता से विचार किया जाता, और कुछ नहीं, आप ये सोच रहे हो बीएसएनएल का डेवलपमेंट हो, बीएसएनएल का विकास हो, तो बीएसएनएल के विकास के लिए बीएसएनएल की जो रकम भारत सरकार के पास में है, 64,000 करोड़ रुपया, ये नहीं, हम उसको कोई उनसे अनुदान नहीं मांग रहे हैं। हमारे स्पेक्ट्रम का पैसा, हमारे यहाँ बीएसएनएल के कर्मचारियों के, अधिकारियों के अधिकतम वेतन के द्वारा वसूली गई पेंशन फंड जो भारत सरकार के पेंशन निधि में जाती है, चूंकि 2007 में एक आदेश निकल चुका है कि मिनिमम पे स्केल पे पेंशन ली जाएगी, पेंशन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका पैसा, कम से कम बीएसएनएल का पैसा उनको वापस मिले। शर्मा जी, बहुत जल्दी से मैं इसका जवाब चाहूंगा कि बीएसएनएल ने एक समय पर देश भर में अपना नेटवर्क बछाया, उसका जाल फैलाया, आज भी वो उन जगहों पर है। नक्सलाइट एरिया में भी बीएसएनएल काम करता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इन सरकारों ने 2000 से 2010 के बीच में वो सारा नेटवर्क उठा करके प्राइवेट सेक्टर को देने का काम किया है क्या? 2000 से नहीं, ये तो 2000, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2000 से लेके 10 तक 12 तक इन्होंने क्या काम किया कि जितने प्राइवेट ऑपरेटर है इनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। टीआरआई भी उनको ज्यादा रियायत देती है। ई सेप्टेम जो हमें इशू होता है वो कम होता है। हम सामान नहीं खरीद सकते, इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, टेलीफोन तक नहीं हम लगा सकते, इतने टेलीफोन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है कि टेलीफोन भी बदल दे। ब्रॉडबैंड का एक डब्बा जो होता है, मॉडेम जिसको हम कहते हैं, वो बदल नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमने पूरी बात को समझने की कोशिश की है, समय की पाबंदी है हमारे पास, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बीएसएनएल ही तो था जब हम और आप अपने फोन का रिसीवर उठा करके घंटों घंटों बतियाते रहते थे। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि नेटवर्क बिछाया इन लोगों ने है, पूरी मेहनत इन लोगों ने की है। मैं हैदराबाद में था, नागार्जुन डैम, जहां बाकी सारे मेरे दोस्तों के फोन नेटवर्क फेल हो गए, मेरे पास बीएसएनएल का था, वो चलता रहा। तो बीएसएनएल ऐसी टिकाऊ व्यवस्था, लेकिन अफसोस कि ऐसे टिकाऊ अफसर वहां पर बैठ गए हैं जो अपनी जगह से न हिलने को तैयार हैं, बल्कि बीएसएनएल की पूरी तरीके से चूल्हे हिला करके उठने को तैयार हैं। उम्मीद सिर्फ रविशंकर प्रसाद से है, कुछ कर गुजरिए। बीएसएनएल हम सबके दिल के करीब है। नमस्कार।